सो माइनस ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, जो आपका बी पॉजिटिव बी वेक्टर का डायरेक्शन था उसका जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर उसको रिवर्स कर दीजिए। सो दिस विल बी माइनस ऑफ बी वेक्टर। वंस अगेन अब देखिए ये वाला ट्रेंगल हो गया, ये एक हेड और इसके साथ जुड़ा हुआ इसका टेल माइनस बी वेक्टर का, देन रिजल्टेंट वेक्टर विल बी दिस और ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, दैट विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। करेक्ट। जो डायरेक्शन था वो देखिए कैसा उल्टा हो गया, पहले इधर था अब इधर हो गया, इधर हो गया। सो दिस इज सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी वेक्टर। चलिए तो सब लोग आ गए होंगे आई होप। तो ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो बताइए आप लोगों का जो भी डाउट होगा। एंगल का क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। सबसे पहले डीपीपी नंबर 8, डीपीपी नंबर 8 डाउट बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किसी को डाउट है? आई एम टॉकिंग अबाउट डीपीपी नंबर 8। आनंद को डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 and 3 में। ओके 2, 3, 4 P1 मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके ठीक है। तो सबसे पहले 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज इक्वल एज दैट ऑफ 1 मीटर। ये कौन सा डाउट है भाई? अब दिया गया है आपको वेक्टर का ऐसा साइन भी दिया गया है और यहां पर 1 मीटर इसका मैग्नीट्यूड भी लिखा गया है। तो इक्वल वेक्टर कब होगा? जब ऐसा ही वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है उसका। नेक्स्ट क्या है 3। द पॉइंट फॉर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स ई एक्स। अरे आनंद मैं बोल रहा हूं डीपीपी नंबर 8 क्या है यार, डीपीपी 08। ओके क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस करूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स और हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा ऑप्शन में दिया गया है मिनिमा मैक्सिमा ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है। ठीक है चलिए अभी एक देखो, जब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो प्लीज उस समय क्वेश्चन मत लिखिए क्योंकि मैं जब इधर देखूंगा तो तुम्हारा चैट नहीं देख पाऊंगा। करेक्ट। जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं खुद भी पूछूंगा कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, तब आप बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर हमें इसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए, अगर इसको हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मैंने बताया था कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करने के लिए आपको आना चाहिए फॉर्मूला। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए यहां पर 2 फंक्शन है, एक्स है और दूसरा है ई एक्स। करेक्ट। तो जब 2 फंक्शन होता है इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहां पर मल्टीप्लीकेटिव रूल लग जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स को बाहर निकाल देते हैं और ई रेज टू पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं प्लस ई रेज टू पावर एक्स को बाहर निकाल देते हैं एंड एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं। करेक्ट। रियल ये फॉर्मूला है, मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब वीडियो जाकर के देखिए एक बार, तो डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। सो अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y डैश, एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक बार इसके ऊपर ऐसा कॉमन टाइप कर लगाते हैं y डैश। तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u को बाहर डी डी बाई डी एक्स प्लस दूसरा बार में v को बाहर करेंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे। और ये कब करते हैं, जब u और v, u एंड v
आर फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स हो तब, करेक्ट। तो यहां पर क्या है, एक फंक्शन एक्स है लीनियर और दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स। तो इसमें से एक्स को बाहर निकाल लिए और यहां पर फिर ई रेज़ टू पावर एक्स को बाहर निकाल लिए। जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए तो हमारे पास आ गया एक्स का तो ऐसे ही रह जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज रह जाता है ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस, अब ये फॉर्मूला ये कैसे आ गया, फॉर्मूला ये, तो आप फॉर्मूला देखिए फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हो गया ये। नेक्स्ट है ई रेज़ टू पावर एक्स, तो पावर बाहर ही है और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, तो ये एज इट इज रहेगा। यहां से ई रेज़ टू पावर एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स एक्स प्लस 1। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आपने डिफरेंशिएशन कर लिया है तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए आपको करना पड़ता है इक्वल्स टू 0। यहां से आप इसको कर दीजिए इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि ई रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ये टर्म 0 हो जाए या तो ये टर्म 0 हो जाए। अब देखो एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं होता है, नेवर भी 0। एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 नहीं होता है। अगर मैं आपको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा। जब x इज इक्वल टू 0 होगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। इसके बाद जैसे जैसे x का वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये इंफिनिटी की तरफ टच करते जाएगा और जैसे जैसे x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा इसका वैल्यू 0 की तरफ टच करेगा, बट इट विल नेवर बी 0। क्लियर, इट विल पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये टर्म 0 नहीं हो सकता है, तो 0 क्या होना पड़ेगा, x प्लस 1 को। तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 पर ये वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब ये अपने को नहीं पता कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, पर इतना पता है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 पर समथिंग विल बी हैपन, करेक्ट। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा, आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको, ये जो dy बाई डी एक्स है ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, या ये जो y इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स है इसको डबल डिफरेंशिएट करिए। बात एक ही हो गई। डबल डिफरेंशिएट का मतलब क्या हो गया, एक डिफरेंशिएशन फिर उसके बाद एक और डिफरेंशिएशन। सो एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब वापस से इसको डिफरेंशिएट करना है, तो करते हैं। कहां करें, इधर ही साइड में करते हैं। सो अब जो इक्वेशन हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, गुड मॉर्निंग साइना, ई रेज़ टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स विल बिकम। अब देखिए x इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, ये तो अभी तो डिफरेंशिएट किया था, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया था, ई रेज़ टू पावर एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1। तो सेम डिफरेंशिएशन यहां पर भी है, तो इसका हम लोग क्या लिख देंगे, ई रेज़ टू पावर एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, सेम एज इट इज, तो इसको भी क्या लिख देंगे, ई रेज़ टू पावर एक्स। अब यहां से ई रेज़ टू पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे और फिर यहां पर बच जाएगा क्या, x प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 2, करेक्ट। ओके, अब ये x का वैल्यू यहां पर -1 पुट कर देंगे, ई रेज़ टू पावर एक्स का x इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 1 -1 प्लस 2 एंड इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई e, करेक्ट। यहां पर प्लस
और ये वैल्यू। अब ई 1 डिवाइडेड बाई ई दैट विल बी द ग्रेटर देन 0। ये तो 0 से बड़ा ही होगा, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा। और मैंने बताया था कि अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू मिनिमम होगा। और अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आएगा तो वो वैल्यू मैक्सिमा होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। ये दो कंडीशन याद रखना है। इफ y डबल डैश ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हो जाएगा मिनिमम। और अगर y डबल डैश लेस देन 0 होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम। करेक्ट? दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 पर, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 पर ये वैल्यू कितना दे देगा? मिनिमम वैल्यू आएगा इसका। तो एज पर योर ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट, -1 इज मिनिमम। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। सर इसमें और वेक्टर में क्या रिलेशन है? इसमें और उसमें कोई रिलेशन नहीं है। तब क्वेश्चन इसका आ गया वेक्टर में, क्योंकि इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ओके सर। आप पढ़े थे पहले? यस सर, पढ़े थे। ओ, तो पहले जो पढ़ चुके हैं उसको नहीं पढ़ना है क्या? नहीं सर, पढ़ना है। तो मैंने बोला था कि डीटीपी में आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेगा, अदरवाइज ये छूट जाएगा। तो आप भी आराम से ऐसा, चलो हो गया ना, अभी जाने दो। क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपको वो कंसेप्ट भी याद रहेगा, अदरवाइज कुछ दिन के बाद ये भूल जाओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, ऐसा ही है। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको दिया गया है फंक्शन x रेज टू पावर 5 माइनस 5x रेज टू पावर 4 प्लस 5x रेज टू पावर 3 होता है, ठीक है, एज ए मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको डायरेक्ट मैक्सिमम दे रखा है, तो डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। क्या, जब मैक्सिमम वैल्यू दे ही रखा है तो डबल डिफरेंशिएट क्यों करना है? उसने तो डायरेक्ट पूछा है कि नहीं द मैक्सिमम एट। तो देखिए, फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 10। और पूछा है कि हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू व्हाट। सो मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है, तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने की जरूरत नहीं कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो यू नीड नॉट टू डबल डिफरेंशिएट द इक्वेशन। ओके, तो इसको सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 0 से। सो y डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर x रेज टू पावर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था? जो भी पावर है उसको एज इट इज लिख दीजिए और पावर में से 1 को माइनस कर दीजिए, 5x रेज टू पावर 4। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 दैट विल बी द 20 x रेज टू पावर 3, और ये हो जाएगा कितना? प्लस 15 x रेज टू पावर 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द 0। करेक्ट? तो यहां से एक टर्म कॉमन आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस, अच्छा 5x स्क्वायर को ही कॉमन ले लीजिए, हाँ 5 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हो, मैथ तो आप लोग ऐसे ही स्ट्रॉन्ग है। तो
अब बोलिए, अगर ये दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि आइदर दिस विल बी जीरो और दिस विल बी जीरो। सो अगर 5x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू जीरो होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो होता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए, x का वैल्यू फाइंड आउट करिए एंड एट दैट वैल्यू दिस विल बी द मैक्सिमम। तो इस केस में एक तो आंसर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 4। और कौन सा है? एक ये वैल्यू आया और एक यहां से सॉल्व करिएगा, एक्स का कोई भी दो वैल्यू आएगा, लेट्स सपोज दैट टी कॉमा की, जो भी आएगा, है ना। तो अच्छा 1 एंड 3 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर 3 एंड 1 आ रहा है। सो वी हैव 3 वैल्यूज 0, 1, 3। अब हमें ये चेक करना है, ऑप्शन में आपको ये तीनों वैल्यू दिया गया है, 0 भी है, 1 भी है और 3 भी है। तब क्या करें? तब फिर आपको वापस से चेक करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएट करके कि अब इनमें से कौन से वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम आ रहा है। दैट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन शुड बी लेस देन 0, है ना। वो वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो चलो डबल डिफरेंशिएट करते हैं। डबल डिफरेंशिएट करेंगे y डबल डैश, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 20x³ माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x सो यहां से 10x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गया। अब यहां पर इसमें यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। सो अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y डबल डैश तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, y डबल डैश विल बी 0, करेक्ट। सो अगर ये 0 आ गया तो क्या करेंगे, ये कुछ भी नहीं है, ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ये बस कांस्टेंट हो गया यहां पर आके। y डबल डैश x इज इक्वल टू 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 60 प्लस 30, सो दैट विल बी माइनस ऑफ 10। ओके, ये वैल्यू आ गया लेस देन 0। अगर ये डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 हमारा आ गया लेस देन 0, दैट मीन्स ये एट x इज इक्वल टू 1 दिस विल बी मैक्सिमम। सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 भी पुट करके देख लीजिए, y डबल डैश एट x इज इक्वल टू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 27 इंटू 20 540 माइनस 60 इंटू 9, सो 960, ये कितना हो जाएगा 540 एंड प्लस 30x, सो दैट विल बी द 90। सो ये 0 यहां से आ गया प्लस 90, दैट विल बी द ग्रेटर देन 0। मतलब x इज इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमा, ये हो जाएगा मैक्सिमा, और इसका मतलब नथिंग। x इज इक्वल टू 0 पर कुछ भी नहीं होने वाला है, x इज इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 पर ये मिनिमम हो जाएगा। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, व्हाट नेक्स्ट।
4 के बाद बताइए 5 6 7 8 9 10 7 एंड 10। ओके ठीक है, गॉट इट। ईशान करण का 8 भी है, तो 7 8 एंड 10। ओके 7 8 एंड 10। देखते हैं। द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए सर्टेन वेक्टर in xy plane is 2 unit and y component is plus 2 root 3 unit. What is the magnitude of the vector? क्या बात कर रहे हो यार? मान लो कोई भी वेक्टर है, p वेक्टर, तो उसका x कंपोनेंट कितना दिया गया है? 2 यूनिट। तो दिस विल बी द 2i कैप प्लस y कंपोनेंट कितना दिया गया है? 2 रूट 3 j कैप। यही है ना? हाँ, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर क्या हो जाएगा? क्या यार, 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर, जो भी होगा आंसर। अगला कौन सा 4? के बाद 8 था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इज। सो आपको दिया गया है पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप। हाँ, जो भी होगा इसका आंसर 4 या 5 जो भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, देखिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। सो ए वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? 2i कैप दिया गया है। आई कैप किसको बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। तो दिस विल बी द आई कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। सो दिस विल बी द 2। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, माइनस ऑफ 4a वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। देखिए, अगर हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैंने बताया था कि वो वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाता है। अगर माइनस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल। सो अगर वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है 2i कैप, सो माइनस ऑफ 4a वेक्टर कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 8i कैप। तो माइनस का मतलब क्या हो गया? ये एंटी पैरेलल हो गया इसका। सो अगर पहले डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस था तो अब किधर हो जाएगा? इधर के तरफ, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 यूनिट के बराबर। अब यहां पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है कि बिकॉज ये डायरेक्शन ही शो कर दिया कि ये वैल्यू माइनस है। करेक्ट? ऑप्शन बी। यस भैया, फिर से बोल रहा हूं, ए वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज आई कैप था, पॉजिटिव साइन था, तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा आई कैप। लेकिन बोला गया है कि व्हाट विल बी द माइनस ऑफ 4a वेक्टर। तो माइनस ऑफ 4a वेक्टर का मतलब क्या हो गया? दैट इज माइनस ऑफ 8i कैप, है ना? तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 8 इंटू माइनस ऑफ आई कैप। सो अगर पॉजिटिव होता तो आई कैप इधर, दिस इज पॉजिटिव आई कैप। पॉजिटिव आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। सो नेगेटिव ऑफ आई कैप क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव आई कैप। ऐसे ही होता है ना, मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट है, तो दिस इज पॉजिटिव जे कैप, दिस इज नेगेटिव जे कैप, दिस इज पॉजिटिव आई कैप एंड दिस विल बी नेगेटिव आई कैप। मतलब ये पॉजिटिव एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। तो जब तक पॉजिटिव था हमने वेक्टर को इधर की तरफ रिप्रेजेंट किया, जब वेक्टर नेगेटिव हो गया तो हमने उसका डायरेक्शन उसको उल्टा कर दिया। तो पॉजिटिव था तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? दैट विल बी द इक्वल टू द 8, बिकॉज 4 इंटू 2 8 के बराबर होगा। कोई डाउट है इसमें? ये डन हो गया। चलिए, ओके, सो बैक टू द प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आते हैं।
प्रैक्टिस प्रॉब्लम में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। हाँ जी, सर ओनली क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लानर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। तो कोप्लानर मिनिमम कोप्लानर वेक्टर रिक्वायर्ड होना चाहिए जीरो करने के लिए, वो होगा 3, 2 पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहां पर बोल रहा है अनइक्वल मैग्नीट्यूड, या बिल्कुल 4, 5, 6, 7 जो भी है वो सारा डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, आपको बोला गया कि मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लानर वेक्टर रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्ट। करेक्ट। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि हमने दो वेक्टर लिया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ये इधर लग रहा है 10 न्यूटन का और इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, तो ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये तो जीरो हो ही नहीं सकता है। करेक्ट। अच्छा, एक ऑप्शन दिमाग में ये आया कि अच्छा ये तो फिर ऐसा करते हैं ना, ये 10 न्यूटन को ऐसा कर देते हैं और ये एंगल दे देते हैं 60 डिग्री। अब तो आएगा ना इसका कंपोनेंट, ये 10 न्यूटन का, इसका 2 कंपोनेंट आ जाएगा, एक आ जाएगा इधर 5 न्यूटन। अब तो हो गया ना जीरो। कैसे हो गया? इसका एक्स कंपोनेंट तो आ गया 5 न्यूटन, वाई कंपोनेंट भी तो आएगा इधर की तरफ 10 sin 60, तो ये जीरो कहां से हो गया? तो कोई भी अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो मिनिमम 3 चाहिए जीरो करने के लिए। करेक्ट। और वो जीरो कैसे हो जाएगा? ट्रायंगल लो याद करिए, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। करेक्ट। सो रिजल्टेंट आर वेक्टर विल बी इक्वल टू द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके। सो अगर मैं 3 वेक्टर लेता हूं, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा माइनस ऑफ आर वेक्टर, अगर ये 3 वेक्टर लेता हूं तो इन सबका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सबको जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ आर वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू द जीरो। सो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर विल रिक्वायर्ड 3। ये याद भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ हॉल हैज द डायमेंशन 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। तो जो आपका रूम है, मान लीजिए उसका डायमेंशन 10, 12 और 14 मीटर है। अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर एंड एंड्स अप एट द डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? क्या यार, ये तो 9th में पढ़े हुए, ये तो 9th का क्वेश्चन है। देखिए, जो 9th में पढ़ा था वो मेथड और जो आपने 11th में पढ़ लिया, वेक्टर से ये कितना आसानी से हो जाएगा और दूसरे मेथड से कितना टफ होगा। तो सबसे पहले एक रूम बना लेते हैं। देखिए, अब कोई मच्छर है बेचारा, वो यहां पर है, लेट्स सपोज दैट 0,0,0 है ना। सो वी कंसीडर दिस एज ए एक्स, दिस एज ए वाई एंड दिस एज ए जेड। 3 एक्सिस हो गया, 3 कोऑर्डिनेट्स। और ये आपका रूम है और एक मच्छर है जो यहां से उड़ता है और बॉडी डायगोनल के अपोजिट, मतलब यहां से जाता है यहां पर। करेक्ट। तो जब फाइनली जब इस पोजीशन पर होगा तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा बताइए, अगर इस रूम का कोऑर्डिनेट दिया गया है 14, 12, 10 जो भी होगा, है ना, 10 मीटर, 12 मीटर और 14 मीटर, डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर बोल रहा है ना। तो डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब ये नहीं हो गया, कुछ इस तरह से होगा ना ये। तो ये यहां से यहां नहीं जाएगा, ये वाला फॉल, ये यहां से डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी डायगोनल। तो बताइए, हाँ, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगर एक नॉर्मल बच्चे की तरह सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व हो जाएगा? लेट्स सपोज दिस इज 10
12 और इसका हाइट है 14। हाँ तो यही निकालेंगे ना, डायगोनल ऑफ क्यू। तो ये कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, करेक्ट। फिर अब ये वाला हमारा ट्रायंगल बन गया, ये ऐसा, यहां पर ये 90 डिग्री होगा, तो हाइट हमें पता है कितना, 14 है ना। तो फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल गिव डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ऐसे ही करते थे ना। अब देखिए ये वेक्टर मेथड से कितना आसानी से हो जाएगा एक लाइन में। ये अगर 0,0 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, दैट विल बी द इक्वल्स टू द एक्स में कितना 10 पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट हो गया 10, वाई में कितना 14, तो 14, जेड में कितना 12, सो 12, ये हो गया कोऑर्डिनेट। सो व्हाट, या अगर 12, 10, 14 लेते हो तो भी एक्स वाई जेड अपने हिसाब से जो भी मानना है मान लीजिए। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। इनिशियली वो 0 पर था, फाइनली वो यहां पर पहुंच गया। सो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0, 10 आई कैप, एक्स डायरेक्शन में है ना तो आई कैप, प्लस 14 माइनस 0, 14 जे कैप, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, प्लस 12 माइनस 0, सो इट विल बी 12 के कैप, के कैप मतलब जेड एक्सिस। सो ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द आंसर। हाँ नेक्स्ट बोलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैंने क्या बोला था कि यूनिट वेक्टर में आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने डाउट भी पूछा है 3 का। सो आपको एक वेक्टर दिया गया है 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, और आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच इट विल बी यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होना चाहिए, दैट इज 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल्स टू द 1। तो अगर इसको 1 के बराबर करना है तो सॉल्व करिए, यहां से अंडर रूट हटाइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, सी का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला गया है कि 100 को प्लानर फोर्सेज हैं और ईच इक्वल्स टू 10 न्यूटन एक्स ऑन ए बॉडी, ईच फोर्स मेक्स एंगल पाई बाई 50 विद द प्रीसीडिंग फोर्स। चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बाय द सिमेट्री। यस अभिनव, इट विल बी 0 बाय द सिमेट्री। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, अगर हम लोग टोटल एक चक्कर लगाएंगे तो कितना एंगल घूम जाएंगे, दैट विल बी द 360 डिग्री। अगर पूरा एक चक्कर लगाया तो टोटल एंगल कितना मूव करेंगे, दैट विल बी द 360, दैट इज 2 पाई, करेक्ट। अब आपको बोला गया है कि ये 100 फोर्स है जो एक साथ में लग रहा है। 100 फोर्स कुछ ऐसा लग रहा होगा, 1 2 3, 100 बना नहीं सकते, पर इट विल बी वर्क लाइक दिस, क्योंकि सब के बीच में एंगल कितना है, पाई बाई 50, पाई बाई 50 है। सो अगर 100 है तो इसको 100 फोर्स से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, मतलब पाई बाई 50। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 360 को 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करें तो वो पाई बाई 50 आएगा। मतलब वो सारे के सारे फोर्स एक दूसरे से इक्वल एंगल हैं और सिमेट्रिकल हैं, करेक्ट।
अब मैं 100 तो नहीं बना सकता हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और फिर इसको करते हैं कि मान लीजिए कि 8 फोर्स हैं या 9 फोर्स है, ऐसा कुछ है ना। मान लीजिए कि 8 फोर्स है। सो अगर 2 पाई को 8 से डिवाइड कर दे, दैट इज पाई बाई 4। अगर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ऐसा होता कि देयर आर 8 फोर्स एंड दे आर मेकिंग 45 डिग्री विथ ईच अदर, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। सो अगर आप उस फोर्स को रिप्रेजेंट करिएगा तो वो कैसा दिखेगा, दिस इज टोटल 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, सो व्हाट विल बी द 45 डिग्री, दिस वन, करेक्ट, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो ये सब के सब अब कितना हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ये सारे एंगल एक दूसरे में आपस में कितना बना रहे होंगे, 45 डिग्री है। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये, अच्छा ये भी फोर्स है, ये सारे के सारे फोर्स है। दूसरा कंडीशन ये है कि इन सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। मान लीजिए कि वो मैग्नीट्यूड हो गया एफ 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 एफ। अब आप ही बताइए कि इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा। ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट करेगा, रिजल्टेंट क्या होगा, ये प्लस ये जीरो, ये प्लस ये जीरो, ये प्लस ये जीरो, ये प्लस ये जीरो। तो सब के सब क्या हो जाएंगे, मिल करके जीरो। तो चाहे 100 रहने दीजिए, चाहे 200 रहने दीजिए। रिया हाउ मतलब किस चीज का हाउ, रिया अनम्यूट करिए खुद को। हाँ तो बता तो रहा हूं कि ये फोर्स के इक्विवेलेंट है। अब मान लीजिए कि यही फोर्स ऐसा लग रहा होता है एफ न्यूटन से इधर और एफ न्यूटन से इधर। अब आप ही बताओ कि इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। और नंबर ऑफ वेक्टर्स होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो अरेंज हो सकता है ना। उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि उनका जीरो ना आए, या हो सकता है कि उनका जीरो आ भी जाए। जैसे मान लीजिए कुछ पेंटागन बनाते हैं, पेंटागन बनाते हैं, है ना, लाइक दिस। सॉरी। सो ये है, ये है, ये वेक्टर, सॉरी। सो फाइंड आउट दिस एंगल 2 पाई डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट। सो आपको पता चल गया कि 2 पाई डिवाइडेड बाई 5, जो भी यहां पर एंगल आएगा थीटा, ये एंगल उतना ही होगा, ये सारे के सारे एंगल थीटा हो जाएंगे, है ना। सो अब आप क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को एक्स एक्सिस मान लीजिए, मान लीजिए कि यही आपका एक्स एक्सिस है, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्ट कैंसिल आउट तो नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस विल बी एक्स और समथिंग लाइक दैट, दिस विल बी योर वाई। सो दिस इज योर होमवर्क। आप हमें फाइंड आउट करके बताइएगा बाई वेक्टर रेजोल्यूशन कि क्या 5 या 5 छोड़िए 3 लीजिए, 5 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 लिखिए और देखिए कि अगर वो इक्वल एंगल बना रहे हैं, जैसे 120 डिग्री पर सारे के सारे फोर्स हो जाए, 120 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस। ये एफ है और ये एफ है, करेक्ट। सो दिस विल बी 120 एंड दिस विल बी 120। बताइए क्या इन दोनों का, तीनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा। आप हमें सॉल्व करके बताइएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं और इक्वल एंगल पर होंगे तो बताइए कि क्या उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो होगा, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, किसी का अनम्यूट है शायद, कौन है, शाकिब। सॉरी सर। हाँ, सो बैक टू द क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अनिमेश। 5 मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर विद द एंड पॉइंट। तो दो वेक्टर दिया गया है जिसमें से एक वेक्टर है -2, -2, 0 और एक दूसरा वेक्टर दिया गया है 4, -4, 0। ये दो वेक्टर के एंड पॉइंट दिए गए हैं। तो मान लीजिए कि ये A है और ये B है, ऐसा कुछ। दिस इज A एंड दिस इज B, करेक्ट। अब अगर मैं इनको एक कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करा दूं, व्हाट विल बी लुक लाइक दिस? दिस विल बी OA वेक्टर एंड दिस विल बी OB वेक्टर, करेक्ट। तो हम लोगों से पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर विद द एंड पॉइंट इतना होना चाहिए। अच्छा, ये वेक्टर OA वेक्टर तब होगा जब इसका एंड पॉइंट ये और ओरिजिन हो, है ना। लेकिन अभी हमारा एंड पॉइंट क्या है? A एंड B, मतलब इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में हमें वेक्टर बनाना है। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या बताया था कि AB वेक्टर, अगर आप AB वेक्टर बनाते हो तो जो B पॉइंट का पोजीशन है उसमें से A पॉइंट के पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। X में से X, Y में से Y, Z में से Z, करेक्ट। तो 4 में से -2 करेंगे, दैट विल बी द I कैप, बिकॉज ये X है। माइनस ऑफ -4 -2, दैट विल बी द J कैप, और Z तो 0 है ही, Z 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 + 2 6 I कैप, प्लस -4 + 2 विल बिकम -2 J कैप। तो इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल लीजिए। √6 का स्क्वायर 36 + 2 का स्क्वायर 4, √40, तो 2√10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल लाइट भी चली गई। तो ये एंगल का क्वेश्चन है जिसको मैंने बोला था कि इसको अभी छोड़ दीजिए, जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब आप लोग एग्जैक्ट इसको समझ जाओगे, है ना। तो इसको अभी एंगल वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करते हैं, अभी रहने दीजिए। ये आप क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, है ना। नितेश, क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सप्रेशन इतना इज यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर। देखिए, नल वेक्टर के लिए मैंने डिफिनेशन बता दिया था। नल वेक्टर कब होता है? जब आपका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, ठीक है। सो आपको दिया गया है 1/√2 I कैप प्लस 1/√2 J कैप। अब बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? लेट सपोज दिस इज R वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर क्या हो जाता है? जो भी कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, दैट इज 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2, दैट विल बिकम 1 इज इक्वल टू 1। अब आप ही बताइए कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो उस वेक्टर को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। यस, यूनिट वेक्टर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 एंगल से रिलेटेड है, तो प्लीज लीव इट। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट वेक्टर अलोंग इतना। यूनिट वेक्टर आपको दिया गया है एक वेक्टर I कैप प्लस J कैप, इसको फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। तो क्या करें? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, हो गया यूनिट वेक्टर, करेक्ट। वेक्टर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 3I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, और पूछा गया है कि लेंथ इन XY प्लेन। अब आप ही बताइए XY प्लेन का मतलब क्या हो गया? X कंपोनेंट एंड Y कंपोनेंट, यही होता है ना। सो जो भी आपको वेक्टर दिया गया है 3I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, ये हो गया X कंपोनेंट, ये हो गया Y कंपोनेंट और ये हो गया Z कंपोनेंट।
हमसे पूछा गया है कि लेंथ इन एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब वेक्टर इतना ही तो वैलिड है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर इतना अंडर रूट 10। कितना आसान आसान सवाल है। और कोई पूछना इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डीपीपी नंबर 9। डीपीपी नंबर 9। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी, नंबर 6 सर। इतना सारा मैसेज कर दिए, मुझे नहीं पता चला कौन कौन सा डाउट है। 4, 7, 10, 5 और 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इसमें किधर है। चलिए 5 से स्टार्ट करते हैं। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट सर पहले कोई 4 तो बता दीजिए ना। 9 का ही सर 4 पैरेललोग्राम अभी बताया नहीं, आज बता देता हूं ना। वैसे पैरेललोग्राम दो वेक्टर का एडिशन के लिए वैलिड है ना। पैरेललोग्राम सेम फिजिकल क्वांटिटी होता है। हाँ, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट ही ऐड होगा, फोर्स तो ऐड होगा नहीं। वो तो बेसिक लॉ है, वो वायलेट नहीं होने वाला है। चलिए करंट मारते बहुत फटा। कौन है भाई, अपना म्यूट क्लिक कर लिया करो। चोट लग गया। हाँ, सो दिस विल बी डीपीपी नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 5। आपको दिया गया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो। नॉन जीरो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये नल वेक्टर नहीं है, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, करेक्ट। सच दैट मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मोड लगा देने का मतलब क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। सो मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। और इसमें एक और दिया गया है कि मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर होगा। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब यहां पर तकलीफ ये होगा कि सर ये तो एंगल पूछा है फिर भी आप बता रहे हो, इससे पहले का एंगल क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहां पर डॉट प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। आप ही बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का क्या होता है। दो तरीका तो मैंने बताया था ना मैग्नीट्यूड निकालने का। एक कि अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हो, उनके कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, करेक्ट। दैट वाज द मेथड नंबर 1। दूसरा क्या था कि अगर आपको दिया गया है ये दोनों, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। जहां पर यह थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सही है ना, इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी मोड ऑफ माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मोड माइनस बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, और इतना का डिवाइडेड बाई 2 है, इसको इक्वेट करना है। तो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग के साथ साथ ये भी इक्वेशन प्रूव कर देते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ 2 वेक्टर, तो ये पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए की जगह कितना लिख देंगे 2b प्लस बी स्क्वायर की जगह कितना लिख देंगे बी स्क्वायर, सॉरी ये 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2 इंटू ए की जगह लिख देंगे 2b इंटू बी कॉस थीटा, सही है ना, इक्वल्स टू, जब इसको इसके जगह पर रखेंगे ए की जगह 2b, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं अब माइनस 2 इंटू 2b इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को ना समझ में आया हो? ये फॉर्मूला है ना, और ये गिवन डेटा है a इज इक्वल टू 2b, तो a की जगह पर हमने 2b रख दिया है, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर होगा, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5b स्क्वायर, एंड 5b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा कितना, 20b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b, सो ये हो जाएगा 16b स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब एक तरह का टर्म एक साइड कर लीजिए, कॉस ऑफ थीटा वाला टर्म इधर लेकर के आ जाइए, और ये वाले भाई साहब को उधर लेके चले जाइए, ये कितना हो जाएगा 20b स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 5b स्क्वायर माइनस 20b स्क्वायर, 5b स्क्वायर माइनस 20b स्क्वायर, सो इट विल लुक लाइक b स्क्वायर सब में कॉमन है, कैंसिल आउट, so 20 cos of theta is equal to 5 minus 20, that will be the minus 15, so cos theta is equal to कितना हो जाएगा, माइनस 15 बटा 20, 5 15 5 20 माइनस ऑफ 3/4, so cos of theta का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 4 माइनस 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस 3/4। इसमें कहीं पे भी डॉट प्रोडक्ट का यूज नहीं करना था, दैट्स वाई मैंने बता दिया। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप इसमें दो चीज चेक कर सकते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल। बाकी परपेंडिकुलर वगैरह ये चेक करने के लिए आपको डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आने चाहिए, तो वो अभी आप नहीं कर पाइएगा। पैरेलल चेक कर सकते हैं क्या? देखिए ए वेक्टर में अगर हम लोग से मल्टीप्लाई कर दे तो बी वेक्टर हो जाएगा, होगा क्या? अगर ए वेक्टर में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द इक्वल्स टू द बी वेक्टर, होगा ना? क्वेश्चन नंबर जो भी है कौन सा, 6। सो अगर ये 3 क्या है, पॉजिटिव स्केलर है, पॉजिटिव स्केलर है, नेगेटिव नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव स्केलर का मल्टीपल होगा तो वो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो सिंपल, दे विल बी पैरेलल। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको दिया गया है स्पीड, और स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ये तो आप लोग 9th में चिल्ला के पढ़े होंगे, गला फंस गया होगा चिल्लाते चिल्लाते। ओके, सो स्पीड इज इक्वल टू दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड, और पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। सो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हमें क्या चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए आपको दे दिया गया है along डायरेक्शन ए वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू डायरेक्शन वेक्टर कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और इसका डायरेक्शन वेक्टर कितना हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए,
2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो जब भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्केलर क्वांटिटी के साथ, दैट विल बी द वेलोसिटी वेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए डिमांड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 शायद किसी को डाउट नहीं है, हो गया होगा। 9 है मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ग्रेटर देन मोड ऑफ इतना। तो वंस अगेन यहां पर सेम तरीका, यही वाला तरीका इस्तेमाल करना है। मेथड सेम होगा। मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पर थीटा क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये हो गया किसका वैल्यू? मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां पर कुछ नहीं लिख रहा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। ओके, तो पूछा है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये वैल्यू इससे बड़ा हो या बराबर हो, ये वैल्यू इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब मैथ में आप लोग इनइक्वलिटी पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, तो बताइए इसमें क्या करें। सबसे पहले कंडीशन ले लेते हैं इक्वल टू वाला, है ना। इक्वल टू का कंडीशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। हो गया। तो इनको इधर लेकर के आ जाते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2ab plus 2ab, that will be the 4ab cos theta, that should be the greater or equals to 0 होना चाहिए। हाँ, तो बताइए कि ये वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर कब होगा? तो बराबर तो तब हो जाएगा जब cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाए। और cos थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री पर। और 0 से ये बड़ा कब हो जाएगा? 0 से बड़ा कब होगा? जब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। 90 से छोटा। 90 से छोटा होना चाहिए। सो थीटा शुड बी 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री में आपका दो ऑप्शन है, ए भी है और बी भी है, ए और सी भी है। हाँ, तो ए बी सी तीनों हो गया ना इसका आंसर। ये आया क्या? देखो ए बी तो ये निगेटिव नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है। अगर मैं लिखता हूं माइनस ऑफ 8 मीटर, दैट डजंट मीन ये -8 है। हियर माइनस साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, नॉट मैग्नीट्यूड, है ना। लेंथ कभी 0 से भी छोटा हो सकता है क्या? माइनस में नहीं हो सकता है ना। जब भी मेजर करेंगे तो 8 मीटर होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो ये नेगेटिव कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो नेगेटिव मतलब क्या? दैट मीन्स द डायरेक्शन। -8 मीटर का मतलब अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू इधर है तो -8 मतलब इधर हो जाएगा, -8 इधर, अपोजिट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो निगेटिव नहीं हो सकता है। दैट मीन्स निगेटिव क्या होना पड़ेगा? कॉस ऑफ थीटा को, या पॉजिटिव जो कुछ भी होगा ये सब कॉस ऑफ थीटा करेगा। तो cos थीटा 0 कब होगा? 90 डिग्री पर। और ये वैल्यू पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? 0 से 90 के बीच में, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे सही है ना भाई, ऐसा क्वाड्रेंट होता है ना। दिस इज कॉल्ड एज कास्ट रूल, CAST। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा और सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब एंगल शुड बी लाइज बिटवीन हियर, या तो ये 0 से 90 हो या 270 से 360 हो। तो 270 से 360 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बच गया 0 से 90 के बीच में।
हाँ या ना बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में टोटली ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। सर एक तो डाउट है हाँ जी बोलिए। सर, 4ab cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उसको हाँ हम 4ab cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू cos 90 लिख सकते हैं। हाँ तो एक बार लिखिए ना, फिर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो थीटा तो 90 और 120 हो जाएंगे। क्या मजाक कर रहे हो। और ये भी cos 90, तुम बोल रहे हो इसको काट दो, cos काट दो और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। यस सर। तबियत ठीक है क्या तुम्हारी? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60, साइन काट दो, थीटा इक्वल टू 60, ऐसे ही करोगे? तो क्यों नहीं कर सकते हैं? साइन को काट करके थीटा अलग लिख दोगे? सर काटने के लिए नहीं करे, जब साइन थीटा साइन 60 के इक्वल है तो थीटा तो 60 के इक्वल होना ही चाहिए। हाँ जी, साइन थीटा साइन 60 के इक्वल है तो थीटा 60 ही के नहीं इक्वल होगा, और किसके वो इक्वल ठीक होगा? है, इवेंचुअली तुम्हारा सही है, लेकिन क्या ये साइन को काट करके और थीटा को अलग कर सकते हैं क्या? इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 60। अब साइन 60 का जो भी वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा ये एंगल है ना, ये रेडियन में आएगा, यहां से जो भी वैल्यू आएगा। तो आप बोल रहे हो कि यहां से cos काट दीजिए और थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, आप आशीष सर से बेहतर होगा डिस्कस कर लीजिए। सर ऐसा cos काट देते हैं, ठीक है सर। है ना? हाँ, उनको पूछिएगा कि सर ये cos काट करके और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री कर देते हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये तो वही वाली बात हो गई यार कि दो इक्वेशन दिया गया है, 4x प्लस 2y और इज इक्वल टू कोई दूसरा इक्वेशन है। सो वी हैव टू प्रूव LHS बराबर RHS। सो बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 इज इक्वल टू 0। Need not to solve all the mathematics, just do one thing, multiply both side by 0। कर सकते हैं क्या? दोनों साइड cos होगा तो सर, दोनों सर RHS और LHS दोनों cos होगा तो कटता नहीं, इनवर्स होता है ना। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, वो तो इनवर्स होता है। जब इनवर्स होता है तो cos कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा? इवन x और x को काटने में भी सोचना पड़ता है। आप लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप लोग क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अगर x स्क्वायर है तो आप x पे कट कर दे रहे हो, दैट इज ओनली बिकॉज x शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। रफली हो सकता है, मतलब कहीं लिखने के लिए एग्जाम में नहीं है सर। ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। अभी मान लीजिए कि आपने x कर दिया, इसका मतलब x का तो एक सोल्यूशन ही लेके चले गए आप। x का जो एक सोल्यूशन x इक्वल टू 0 हो सकता था वो भी गया। तो वो काटने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि कहीं वो इंडेफिनिट फॉर्म तो नहीं बन रहा है। ओके, बैक टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपको दिया गया है एक ऐसा -x और एक दिया गया है दिस इज लाइक 5, ऐसा कुछ दिया गया है 5, है ना? और ये एक दिया गया है y और ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, दिस इज y। और ये एक है नीचे की तरफ 10 और ये भी एंगल है कितना, 90 डिग्री, और ये एंगल है 53। तो हम लोग से पूछा क्या गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन फोर्सेज x एंड y इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज 0। तो हम लोगों से वैल्यू पूछा गया है कि इस x और y का वैल्यू बताइए सो दैट कि इन सब का सम 0 हो जाए। तो क्या करें? अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा, देखने में तो ये ऐसा लगता है कि ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस ऐसे कैसे चला गया 90 + 53।
भाई साहब ये एक्स और वाई एक्सिस नहीं है, ये दोनों फोर्स का नाम है, एक्स और वाई। एक्चुअल में एक्स और वाई एक्सिस आपका वही होगा जो पहले था, है ना। सो दिस विल बी एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी योर वाई एक्सिस, करेक्ट। सो अगर ये टोटल 90 डिग्री होगा, यहां से यहां तक ये टोटल 90 डिग्री होगा, तो इसमें से 53 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, सही है। और अगर ये टोटल का टोटल इस एंगल में, जैसे 5 न्यूटन और वाई में 90 डिग्री है, और इनके बीच में एक एंगल आ गया कितना, 37 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल टू 53 डिग्री। बाकी सब क्लियर है, बात आई समझ में, किसी को डाउट? अब आपको रिजोल्यूट करना है, तो रिजोल्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 5 न्यूटन है, सही है ना। सो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा y के अलोंग, कितना आ जाएगा, 5 cos 37, प्लस इस y का एक कंपोनेंट आएगा y डायरेक्शन के अलोंग, तो ये कितना आ जाएगा, y cos 53, y cos 53। अब अगर इसको हमें जीरो करना है तो y डायरेक्शन में नेट वैल्यू, सॉरी ये 10 न्यूटन है सर, सो y डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। हाँ यस, दिस इज 10 न्यूटन, ओके। तो हमें ओवरऑल अगर जीरो करना है तो इन दोनों का नेट y डायरेक्शन में पहले जीरो कर देते हैं, है ना। दैट मीन्स कि समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी जीरो, y डायरेक्शन में ऑल फोर्सेज विल बी जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 cos 37 प्लस y cos 53, इसको कर देते हैं 10 न्यूटन के बराबर। ये ऐसा हो गया कि अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है ना, मान लीजिए ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है F, तो बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट करने के लिए F का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 10 न्यूटन। अगर ये भी 10 न्यूटन हो जाए, ये भी 10 न्यूटन हो जाए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, सही बात है ना। वही हमने काम किया है, y डायरेक्शन में जो फोर्स है, जो पॉजिटिव में है और जो निगेटिव में है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, दोनों को इक्वेट करके जो भी वैल्यू आएगा, यहां से y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 5 cos 37, cos 37 का वैल्यू हो जाता है 5 इंटू cos 37 हो जाता है 4/5, ये याद कर लीजिएगा। sin 37 होता है 3/5 और cos 37 होता है 4/5, ओके। तो ये देख लीजिए, यहां से फिर y cos ऑफ 53 कितना हो जाएगा, तो y इंटू cos ऑफ 53 हो जाता है 3/5 के बराबर, इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करके आपको y का वैल्यू नहीं आ जाएगा, y कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां से हो जाएगा 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 50, तो 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 30, y इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहां से y का वैल्यू आ गया कितना, 10 न्यूटन। अब अगर y का वैल्यू है 10 न्यूटन, सो और ये एंगल कितना बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 37। तो y का एक कंपोनेंट आ जाएगा x के अलोंग कितना, y cos 37, और इधर की तरफ है निगेटिव x के तरफ कितना आ जाएगा, एक तो x पहले से ही है, प्लस इस 5 की वजह से एक कंपोनेंट आ जाएगा 5 cos 53, तो ये बराबर ये होना चाहिए। y का वैल्यू पता चल चुका है, ये वैल्यू पता है, 5 cos 53 का वैल्यू पता है, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहां से इक्वेशन बना लीजिएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 5 cos 53 इज इक्वल टू y cos 37 डिग्री, जो भी यहां से वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। चलिए, सो आज का टोटल क्लास हम लोगों का चला गया डिस्कशन में। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। सर
कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर का मतलब हो गया जो एक लाइन में होते हैं जिनका ओरिजिन एक है, उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। को मतलब एक साथ, लीनियर मतलब एक लाइन। हाँ जी, एग्जाम्पल थोड़ा दीजिए कोलिनियर नॉन कोलिनियर का। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर का एग्जाम्पल का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि एक रस्सी बंधा हुआ है ऐसे, एक आदमी फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, है ना, एक आदमी और है जो फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, तो दिस इज टू कोलिनियर वेक्टर, है ना। यस सर। और अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, दिस इज एफ, दिस इज एफ, दिस इज नॉट कोलिनियर वेक्टर। यस सर। चलिए, और किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो शायद टाइम भी हो चुका है, अब तो नेक्स्ट पढ़ा भी नहीं सकते। हाँ, थैंक्स थैंक्स। सो नेक्स्ट होमवर्क एससी वर्मा से मैं देने वाला हूँ, अलोंग विथ डीपीपी। डीपीपी शायद, हाँ ठीक है, अलोंग विथ डीपीपी आप लोगों को जाएगा। तो एससी वर्मा से आप स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जिसमें कि रिया, यस इट्स टाइम इज ओवर, तो मैं कोई भी आज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा पाया। चलिए कोई बात नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट। आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ, दूसरा हो जाएगा पॉलीगन लॉ। ये सब छोटा छोटा है, इनमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, ये 10-2 मिनट की चीज है। एंड देन आफ्टर दैट विल, एक कोसाइन रूल होता है, कोसाइन रूल बता दूंगा, है ना, या कोसाइन डायरेक्शन, कोसाइन रूल, और इसके बाद डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ, बनाइए उसको, सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय सर।